तो फॉर्मेट देखना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखने से पहले कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी होगा। टर्म में पहला टर्म आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में तो सभी जानते हैं कि हाँ, रॉ मटेरियल वो मटेरियल है जो एट अ टाइम इस्तेमाल किया जाता है रॉ फिनिश गुड्स बना के और आगे फर्दर सेल करने के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा जो टर्म जानना है वो है बाय प्रोडक्ट। तो एक होता है मेन मटेरियल जिसे हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं, और दूसरा है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो होता है जो मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या यूँ कह लो मेन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे जो अलग से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होते हैं, उन्हें कहा जाता है बाय प्रोडक्ट। स्पेयर पार्ट्स तो मेन मैन्युफैक्चरिंग में ही काम आता है ना। In most manufacturing operations, the production of main product is accompanied by production of a subsidiary product. सब्सिडरी प्रोडक्ट के बिना मेन प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाता। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेन तो एक तो मेन अपना प्रोडक्ट हो ही जिसका तेल निकालना है, और अकम्पाइंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्टील यील्ड स्क्रैप्स। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल अगर बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है क्योंकि आग जलानी है ना, और बाकी जो भी उनमें अपने क्रॉप्स वगैरह की जो ज़रूरत हो उनके आ ही जाएगा, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं कहूँ तुम्हें सरसों दे दिया, मैंने कहा तेल निकालो इसका, बैठ के उसे घिसते रहोगे तेल निकल जाएगा? तेल नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, मशीन में उसे करना होगा, और उसके बाद वो जो कच्चा तेल निकला है उसे भी फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर करने के लिए भी बाकी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब बनता है हमारा मेन एडिबल ऑयल। ऐसे ही ब्रेड है, ब्रेड में मैदा दे दिया मैंने, लो बनाओ बन गया, उसमें अलग से ईस्ट डाला जाएगा और फ्लेवर के लिए घी वगैरह जो है उसमें मिक्स किया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें मिक्स करी जाती है, तब जाके बनता है ब्रेड। लेकिन कहने की बात ये हो जाती है कि ये मैदे से बना है। मैदा, क्योंकि मैदा जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, और बाकी चीज़ें वो सारी कहलाती हैं बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम मटेरियल रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, और ये भी जो बनाए जाते हैं, क्या करा जाता है, जो मेन जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी रॉ मटेरियल से हमारा जो है बाय प्रोडक्ट भी बन के आ जाता है। रॉ मटेरियल से हम अपना एक मेन प्रोडक्ट बनाते हैं और कई बार उसी से हमारा बाय प्रोडक्ट भी बन के आ जाता है अलग। तो मेन प्रोडक्ट एंड विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल एक्सपेंस फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच द मेन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। और इसको बनाने के लिए कोई अलग से खर्चा नहीं लगता, इसे मेन वाले कोई बना रहे हैं उसी से ही हमारा बनता हुआ चला आता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, तुमने गन्ना देखा ही है, गन्ने का जूस निकलता है, जूस वाला तो जूस निकाल दिया, साइड में कचरा है, कचरा है ना, उस कचरे का वो कचरा भी बन गया प्रोडक्ट, वो इस्तेमाल किया जाएगा आगे प्रोडक्शन में। यहाँ पर तो फेंक दिया जाता है, लेकिन बड़े जगहों पर गन्ने से जूस तो निकाल लिया जिससे चीनी बना लेते हैं, बाकी जो कचरा है उस कचरे को इस्तेमाल किया जाता है।
अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे। तो जो अब यहाँ पर इस कचरे को बनाने के लिए, जिसे मोलेसिस कहा जाता है, मोलेसिस बनाने के लिए अलग से कोई खर्चा थोड़ी लगा। वो तो जो मेन खर्चा जूस बनाने वाला था उसी के साथ बन के आ गया ना मोलेसिस, अलग से थोड़ी बनाया। और यही मोलेसिस आगे इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही दूध की बात करें, दूध से दही, पनीर, मक्खन वगैरह सब चीज़ वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो वो सब बनाने के चक्कर में मलाई अलग की जाती है, मलाई अलग करके बनाया जाता है। और वो जो मलाई निकली उसी मलाई से बटर बन जाता है, घी बना देते हैं उससे, है ना। बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ डेयरी विच प्रोड्यूस बटर एंड चीज़। क्लियर है। तो ये अलग से इसके लिए काम तो किया नहीं जाता, जो चल रहा है वही काम कर रहे हैं। बस फाइनली हो क्या रहा है कि इसमें बाय प्रोडक्ट जनरली हैव इनसिग्निफिकेंट वैल्यू एज कंपेयर्ड टू द वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट। दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्चुअल में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रहती है। सिग्निफिकेंट वैल्यू तो रहती है, मतलब कहने का मतलब कि जैसे मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट की अपनी एक वैल्यू होती है, उसी तरह इन बाय प्रोडक्ट की, क्योंकि हम कैलकुलेशन तो करते नहीं लेकिन एक्चुअल में वैल्यू तो इनकी भी होती है। मेन के वक्त तो ये स्क्रैप है, लेकिन है तो इसकी भी वैल्यू, तो इसकी भी एक अपनी जो है वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यूएशन हम अपने मटेरियल में दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में हम इसके भी तो अपनी वैल्यू दिखाएंगे। तो जब इसकी वैल्यू दिखाई जाती है तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा दी जाती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ उसमें मान लो कि कटौती कर रहे हैं, कटौती कर लेने के बाद जो वैल्यू है वो दिखा दी जाएगी। इफ़ देयर कॉस्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड आइडेंटिफाइड, अगर बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग से सेपरेट पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो इसे अदर ऑपरेटिंग इनकम में दिखा देंगे। बट द करेक्ट ट्रीटमेंट वुड बी टू क्रेडिट द सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मेन जो तरीका वो यही है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ और इसे सेल वैल्यू की तरह ट्रीट कर दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। लेकिन अगर तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो इसका सेपरेट वैल्यू, उस केस में इसे अदर इनकम यानी कि P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो। अगर वैल्यू अलग कर पा रहे हैं बाय प्रोडक्ट की तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ। ट्रेडिंग अकाउंट कहने का मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाओ, क्रेडिट साइड में जो अमाउंट अलग करी वो दिखाएंगे ना। हाँ, और अगर अलग नहीं हो पा रहा तो अदर इनकम के रूप में जैसे दिखा दो क्रेडिट साइड में। सेल वैल्यू मत दिखाओ, फिर सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट मत दिखाओ। भाई ऑब्वियसली तुम अगर इसको अलग से मोलेसिस को बेच पा रहे हो, कचरे को, गन्ने के कचरे को बेच पा रहे हो और उसकी वैल्यू मिल रही है तो सेल वैल्यू हुई ना, तो इसे सेल वैल्यू में दिखा दो। लेकिन अगर तुम अलग से नहीं इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो, तुम्हारे मेन प्रोडक्ट के साथ ही बिक रहा है ये, अलग से नहीं बिक रहा, तो फिर इसे अदर इनकम या P&L वाले में दिखा दो। हाँ, so as to reduce to that extent
द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है इससे। किससे? यही इसको बाय प्रोडक्ट को दिखाने में, बाय प्रोडक्ट को सेल में दिखा देंगे तो कॉस्ट कम हो जाती है इससे। अब आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो तुम्हारा रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये वाला तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो इसे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये वैल्यूज़ अगर देखो अमाउंट तो तुम्हें यहीं रखने हैं, इनके यूनिट्स, ये कॉलम दिया ना यूनिट्स का, क्या है ये? यूनिट्स बताओगे कि जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री है अगर तुम्हारे पास, तो कितने यूनिट खरीदा, तो 100 यूनिट खरीदा। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल का कितना बचा हुआ है, 100 यूनिट। और पर यूनिट कॉस्ट भी बता रखी है कि 5 रुपये कॉस्ट है, तो 500 रुपये का ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो तुम यहाँ तो लिखोगे 500, यहाँ लिखोगे 100। अमाउंट में क्या लिखना है? अमाउंट में 5। आ गया समझ। फिर परचेज भी किया, मान लो कि 1000 यूनिट परचेज़ किए, तो 1000 यहाँ आ जाएगा। और कितने रुपए के हिसाब से ख़रीदा है, तो 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, तो 10 रुपये के हिसाब से 10,000 हो गया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग लास्ट में तुम्हारे पास 50 यूनिट बच रहे हैं, और जो इन्वेंट्री है उनकी अपनी कीमत ऑब्वियसली 10 रुपये ही बची होगी। फीफो के अकॉर्डिंग तो 10 रुपये के हिसाब से बचा होगा ना, और लीफो के हिसाब से चलेंगे तो फिर 5 रुपये बचा होगा। जो भी मेथड होगा पढ़ चुके हो तुम, लीफो, फीफो, वेटेड, एवरेज, जो भी है, जिस मेथड से भी बोला होगा उस मेथड से करोगे। तो मैं फीफो मान लेता हूँ। तो फीफो क्या है कि 10 रुपये वाला बचा होगा हमारे पास, है ना, 10 × 5 500। इनका हिसाब लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपये। ये तो माइनस में है। आ गया ये बात समझ। तो ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का तरीका। देन डायरेक्ट वेजेस, इसे हम डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं, याद रखना। और मैंने तुम्हें ये चैप्टर के शुरू में ही बताए थे, डायरेक्ट मटेरियल, याद आया, बताया था। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये डायरेक्ट वेजेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस है। नहीं बताया? 3 ही होते हैं ये डायरेक्ट। हाँ, ठीक है। ये तीनों हैं। इन 3 को प्लस कर देते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट बनता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस कर देंगे, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। हो गए। अब इसके बाद बाकी जो इनडायरेक्ट हैं वो आ जाएंगे। इनडायरेक्ट खर्चे जितने हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे जोड़ देंगे तो वो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बता रखा है कि रॉयल्टी भी ले लोगे और हायर चार्जेस भी ले लोगे। इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो वाला, तो रॉयल्टी पे कर रहे हो वो आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो भी आ जाएगा, और भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद इसे फैक्ट्री कॉस्ट में लिख देंगे। ये यूनिट्स में तो इसको लिख देना, अमाउंट में लिखना है। बेसिकली मेन चीज़ होता है इसका अमाउंट लिखना। इनको जोड़कर और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। ये सारे जोड़ने के बाद इधर आ जाएगा
और इन दोनों को जोड़ कर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इंडेक्स तरीके से सबको जोड़ ही दिया है। वो जोड़ते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो इसमें सेपरेट करके दिखाना पड़ता है। इसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो खैर बाद की बात है। फैक्ट्री कॉस्ट तक हो गया। अब आए क्रेडिट साइड में, तो बाय प्रोडक्ट अगर है और उसे हमने बेचा है तो जितने यूनिट बेचा है और जितने में बेचा है वो दोनों लिख दिया जाएगा। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो इधर आ गया, और देन ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है बैलेंस आएगा, ये बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा। ये है असल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे बाय प्रोडक्ट 100 रुपये का, हमने 80 का बेचा तो बाकी 20 का, बाय प्रोडक्ट 100 का है, खरीदा थोड़ी है तुमने। मतलब हमारे पास है उसके प्राइस। अच्छा ऐसे बेच दिए, अगर बेच सकूँ तो वहाँ रॉ मटेरियल खरीदा था, हाँ। रॉ मटेरियल खरीद के और उसे तुमने सॉरी फिनिश गुड्स बनाया, उसे तो बेचा ही बेचा, लेकिन ये जो बाय प्रोडक्ट है इसको भी बेच दिया। जितने का बिका हुआ जितने का बेचा और जितने यूनिट बेचा वो दोनों लिख दिया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फिगर आ जाएगा और यही अमाउंट चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद तुम्हारा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। तो जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त नुकसान हो गया तो कहाँ आएगा? और सारा डेबिट में, वो यही तो यहाँ पर ही तो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। मैन्युफैक्चरिंग वाला ध्यान रखना, सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने तक का सारा खर्चा है यहाँ पर लेना है। इसके बाद उसे बेचना और बेचने में लगाया जाने वाला खर्चा और बाकी सारे जो खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे वहाँ ट्रेडिंग और पीएल में जाएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग हो गए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बस इतना ध्यान रखना है। फिर से देख लो, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करने के बाद आया प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड लिया, फैक्ट्री ओवरहेड में रॉयल्टी और हायर चार्जेस ले लिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन फैक्ट्री कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन ये सारे ले लिए। तो करने के बाद जो अमाउंट आया इसको प्राइम कॉस्ट में और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री उसके बाद ओपनिंग WIP इधर और ओपनिंग क्लोजिंग WIP क्रेडिट साइड में। बाय प्रोडक्ट है तो उसे बेच दो, पैसा आएगा जो उसके बाद बैलेंस निकालो, जो भी बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। ये बता दो बस। कुछ जो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादातर गलतियां करते हैं बच्चे। Problems are set in which all the ledger balance are not given. Instead, details are given regarding the number of items in inventories, quantity manufactured, etc. The figures for inventories, sales, etc. would therefore have to be worked out independently from the data given. मतलब सीधी सी बात है कि जो इन्वेंट्रीज़ का डाटा है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं और इन्वेंट्रीज़ की अपनी वैल्यू है ना, सेल्स है, ये सारे इंडिपेंडेंटली शो करने हैं। मतलब किसी के साथ प्लस करके माइनस करके नहीं, सारे अलग अलग करके दिखाने हैं। होगा क्या कि तुम इन्वेंट्री का ओपनिंग प्लस परचेज प्लस और ये वो सब करके एकदम एक एग्जैक्ट फिगर बता रहे हो, बस ना तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बता रहे हो ना एग्जैक्टली उसकी वो बता रहे हो कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। तो
बिना ये सब बताए डायरेक्ट इन्वेंट्री को दिखा दिया तो ये ऐसा नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में दिखानी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुड हैव कॉलम शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज़। देखो इसमें बता ही दिया है कि क्वांटिटी और वैल्यू के कॉलम होते हैं इसमें। फ्रिक्वेंटली ऑल द क्वांटिटीज आर नॉट गिवन एंड द क्वांटिटीज एप्लीकेबल टू वन और मोर द आइटम्स वुड हैव टू बी वर्क आउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्टेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, द क्वांटिटी कैन बी वर्क आउट बाय एडिंग ओपनिंग इन्वेंट्री एंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड डिडक्टिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। देखो कई बार तो क्वेश्चन में सारी बातें दी हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर सारी बातें नहीं दी हैं तो एक लॉजिक लगाना होगा कि हाँ ये चीज़ किस तरह से आ सकता है। जैसे ये बताया है कि क्वेश्चन में नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुए, सिर्फ सेल्स वैल्यू बताइए बस। सेल्स वैल्यू दे दिया कि 5 लाख की सेल हुई, लेकिन कितने यूनिट सेल किए नहीं पता। तो ऐसा थोड़ी है उसे खाली छोड़ देंगे, यूनिट वाला हिस्सा खाली छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसे में करना क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री और जितने इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हुए हैं दोनों को जोड़ दो, साल के शुरू में और साल के बीच में जितना हुआ सारा जोड़ के, और साल के लास्ट में जितना वो माइनस कर दो। तो जो अमाउंट आएगा, जो फिगर आएगी वो सेल्स का ही तो आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इतना कैलकुलेशन करके जो एग्जैक्टली फिगर आया वो सेल वही तो है कि हाँ इतना बेचा गया है। इस तरीके से दिखाना है। इट इज़ देयर फॉर यूजफुल टू हैव क्वांटिटी कॉलम इन द अकाउंट सो दैट इट कैन बी सीन दैट बोथ साइड्स बैलेंस। अब ये कॉलम बैलेंस से, जो कॉलम जो यूनिट वाला जो कॉलम है उससे क्या हो जाता है कि ये दोनों साइडें, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाते हैं, लास्ट में अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। भाई जितना बनाया, जितना हमारा शुरू में था, जितना बनाया और जितना बेचा और जितना बच गया सारा बराबर, दोनों साइड बराबर ही तो होगा फिर। तो कॉलम जो है यूनिट वाला और अमाउंट वाला ये दोनों बराबर आ जाते हैं। बराबर आते हैं मतलब कि हमने सबको सही किया। बाकी ये सारी चीज़ें एज इट इज हैं, इलस्ट्रेशन देखेंगे। क्वेश्चन है, मिस्टर विमल रन अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूस सोप। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ओपनिंग WIP दिया हुआ है ना, साल शुरू हुआ था और उस वक्त आधा बना हुआ प्रोडक्ट ऐसे है 10,000 और क्लोजिंग है हमारे पास 12,000 यूनिट्स और इनकी अपनी वैल्यूज़ भी दे रखी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी हैं और उनका अमाउंट भी है। तीसरा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, वैल्यूज़ दे दिए है, परचेज भी दे दिया, हायर चार्जेज ऑफ मशीन @ 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। हायर चार्जेस कि जितने यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उतने हर एक का 0.60 पैसा, 0.60 रुपया पर यूनिट लग जाता है। फिर हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। फिर डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट ₹0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ये डायरेक्ट वेजेस के लिए दे दिया। और
एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। डायरेक्ट वेजेस दो तरीके से कैलकुलेट हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड वाले पे इतना और जो क्लोजिंग WIP है उस पे इतना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये रिपेयर मेंटेनेंस 1,80,000 और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5 लाख यूनिट्स। तो लो सारा खेल ही ख़त्म। यूनिट प्रोड्यूस दे दी ना, अब तक इसके बारे में बात नहीं की गई थी। अब इस 5 लाख यूनिट से हम यहाँ पर हायर परचेज की कॉस्ट निकाल लेंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई 0.60 और इसी 0.60 और इसी 5 लाख से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग पर जो वेजेस लग रहा है वो और क्लोजिंग WIP पे जो वेजेस लग रहा है वो दोनों निकाल लेंगे। आगे प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। अब सॉल्यूशन करना है तो फॉर्मेट तो दिख ही रहा है। ये तुम्हारा डेबिट साइड यूनिट और अमाउंट और ये क्रेडिट साइड यूनिट अमाउंट। कोई दिक्कत, कुछ फ़र्क दिखा सॉल्यूशन में? क्या दिख गया? ये एक कॉलम और दे दिया जो कि वर्किंग नोट वाला मैंने वहीं पे दिखाया था कि ये इसको यहीं करना है, तो ये उसके लिए अलग से कॉलम इस तरह से चाहो तो बना लो, चाहो तो मत बनाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। बना लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा। तो ओपनिंग WIP दे दिया 10,000 यूनिट 16,000 रुपये का, और क्लोजिंग भी दिया हुआ था ना 12,000 यूनिट 20,000 रुपये का। तुम लोग क्वेश्चन ओपन करके रखो, ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मिल गया। इसके ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP दोनों दे दिए। इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का तरीका है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1,70,000 की वैल्यू दे रखी है, परचेज दिया हुआ है 8,20,000 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग 1,90,000। कुल मिला के वैल्यू हो गई इसकी 8 लाख रुपए। क्लियर इतनी बात? तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, ओपनिंग WIP रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आएगा ना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट वेजेस उसके लिए वर्किंग नोट दिखा रखा है, तो भाई हमें तो पता ही है ना वर्किंग नोट क्या कर रखा होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ये रहा जितने मैन्युफैक्चर्ड हैं 5 लाख, यही तो था, लाइन लिखी हुई है 5 लाख मल्टीप्लाई 0.8। तो यहाँ पे देखोगे ये 0.80 पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, और मैन्युफैक्चर्ड कितनी हैं 5 लाख। तो ये तो 5 लाख और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई 0.80 एंड मतलब प्लस @ 0.40 यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP तो पता ही है 12 यूनिट 12,000, तो 12,000 यूनिट मल्टीप्लाई 0.40। इस पूरे का अपना जो भी हल्का फुल्का कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करके डायरेक्ट वेजेस मिल जाएगा। मिल गया? अब डायरेक्ट एक्सपेंस की बारी। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है? रॉयल्टी और हायर चार्जेस। तो रॉयल्टी तो क्वेश्चन में है नहीं, हायर चार्जेस दे रखे हैं। तो हायर चार्जेस हमें बोल रखा है क्वेश्चन में, ये रहा
हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.60 पर मैन्युफैक्चर्ड यूनिट। 5 लाख इंटू 0. हाँ हाँ कर लेता हूँ। आ गया समझ? 3 लाख। तो ये 3 लाख का ये हो गया हायर चार्जेस हैं। चलो ठीक है, अब फॉर्मेट में अकॉर्डिंग क्या करना है? नहीं, अभी तो ओपनिंग WIP, प्राइम को डायरेक्ट हो गया, अभी डायरेक्ट बाकी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 हुए हैं। प्राइम कॉस्ट लिखोगे, अगर लिखोगे तो प्राइम कॉस्ट लिखते वक्त ओपनिंग वाले को मत जोड़ देना उसमें। वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, ओपनिंग WIP नहीं जोड़ोगे। प्राइम कॉस्ट अगर बताया, क्वेश्चन में पूछा प्राइम कॉस्ट कितनी हुई, तो केवल मटेरियल वेजेस यानी मटेरियल लेबर और एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस इन्हीं तीनों को जोड़कर बनेगा। 15,48,000। क्लियर हो गया? अब आए प्राइम कॉस्ट के बाद कौन सी कॉस्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसमें क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन आ रहा है हमारा? देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शील्ड है ना, ये 2,20,000 का। ये इसके शील्ड नहीं लिखा हुआ है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शील्ड 2,20,000 पहली बात। रिपेयर मेंटेनेंस दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अगला था ना यहाँ, ये रहा रिपेयर मेंटेनेंस 1,80,000। तो इतना सब जोड़ घटा करने के बाद हमें मिल जाएगा सारा टोटल हमारा फॉर्मेट बन के ये वाला क्रेडिट डेबिट वाला तैयार हो गया। क्रेडिट में जाएंगे तो क्रेडिट में हमें पता है कि क्लोजिंग WIP लिखना है और बाय प्रोडक्ट को लिखना है। क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है। अरे क्लोजिंग WIP लिखना था तो लिख दिया, बाय प्रोडक्ट को भी तो लिखना है, बाय प्रोडक्ट है ही नहीं। बस ठीक है, छोड़ दो। क्या करेंगे फिर? बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस आएगा 5 लाख यूनिट और 19,08,000 रुपये का। और यही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? आप कहते हैं यूनिट सेम होता है, क्या होता है? कौन? ये वाले यूनिट ये 12,000 इधर 10,000 है ना, और प्रोड्यूस करे हैं 5 लाख। तो इधर का डेबिट साइड में जो ये मटेरियल्स हैं, ओपनिंग मटेरियल है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, क्लोजिंग, इनका और इस 10,000 का पूरा हिसाब लगाएंगे तो उतना ही आएगा जितना इधर आया है, 5,12,000। अब बात यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि हमें यहाँ पर ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग के यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ही नहीं दिए हुए। नहीं दिए हुए इसलिए खाली पड़ा हुआ है। दिए होते तो यहाँ वैल्यू रख देते, तो 10,000 ये और ये तीनों जोड़कर ये वाला माइनस कर लेते, हमारा आंसर आ जाता 5,12,000। हो गया। कुछ कॉपी नहीं करना? क्वेश्चन बता लो वो वाला, कौन सा? किसी चैप्टर का वही हो गया। अरे मतलब इसमें कोई कॉपी ऐसा जो लगे कि हाँ इसे लिख लेना चाहिए। आगे का काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे का यही ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा।
ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, वहाँ ये जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर? ये फिनिश गुड्स का है, ठीक है, ये और ये मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट वाला, ये वाला वहीं पहुँचेगा। इसको देख लेते हैं। 31 मार्च 2022 ट्रायल बैलेंस दिया है मिस्टर वाइट का, और हमें इसमें बनाना होगा, ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट बनाना होगा। अच्छा, यही एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, समझाने लायक देख लेता हूँ। ये बता दो। इसमें स्टॉक के बारे में बताया, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022, क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स यानी WIP, ठीक है। ये सेमी फिनिश गुड्स हमारा WIP है, तो ये क्लोजिंग हो गया। देखो आगे, सैलरी एंड वेजेस अनपेड, ठीक है, ये अनपेड है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, ऑफिस ऑफिस फर्नीचर 71/2% डेप्रिशिएट हो गया। प्रोविज़न भी दे रखा है हमें 1% ऑफ सेल। ऑफिस प्रमाइसेस ऑक्यूपाई करते हैं 1/4 ऑफ टोटल एरिया। टोटल जितना एरिया है उसमें हम ऑफिस लगा के बैठे हैं अपना 1/4 में, बाकी 3/4 में फैक्ट्री है। यानी 3/4 हमारा मैन्युफैक्चरिंग खर्चा हो गया रेंट में, और 1/4 हमारा जो है ऑफिस एक्सपेंस हो गया। ऑफिस का एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, और ये वाला हमारा अपना ऑफिस एक्सपेंस, तो ये PL में जाएगा और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। लाइटनिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटनिंग के लिए भी बता दिया कि 2/3 बिजली का बिल फैक्ट्री की वजह से आ रहा है और 1/3 बिल ऑफिस की वजह से आ रहा है, तो ये भी ऐसे ही बंटवारा हो जाएगा। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो टोटल होगा वो बैलेंस शीट में भी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग वाला PL में जाएगा, PL वाला बैलेंस शीट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला से ट्रेडिंग में आएगा। हो गया। अभी इसके बाद चलो ये करके देखना घर से, नहीं होगा तो फिर करवा दूंगा अगली क्लास में। तो ठीक है, तो इतना हो जाना चाहिए। द ICI हैज़ थ्रू टेक्निकल गाइड लिखा है, क्वाइड लिखा है, टेक्निकल क्वाइड गाइड है ये, जी थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। इशूड इन जून 2022, देखो टेक्निकल गाइड दी है ICI ने जून 2022 में। प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कि ऐसे फर्म जो कंपनी नहीं है, ठीक है। ICI ने जून 2022 में
उनके जो कंपनियां नहीं हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए उसका फॉर्मेट जारी किया है। दिस वुड इनेबल these entities to communicate their financial performance and financial position in standardized formats, thereby enhancing their consistency and comparability. The said format of financial statements has been given in Annexure 1 at the end of the chapter for awareness of students. It may noted that this format does not form part of syllabus and hence been given here for the knowledge of the students only. हमारे ज्ञान के लिए दिया है ये चैप्टर। बाकी ये फॉर्मेट है बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए उसका फॉर्मेट दिया गया है, तो बस ये ध्यान रखना है कि वो फॉर्मेट देख लें, हम समझ लें। फाइनली वो पेपर में तो नहीं आने वाला है, लिखा है ना, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ